Hello, my dear friends, my lovely students. Good morning to all of you. I hope, I wish, and I am sure that you all are in the perfect state of your physical as well as mental health. है ना मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है और मैं कामना करता हूँ कि आप सब अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की फॉर्म में परफेक्ट स्टेट में होंगे और अपना काम बहुत अच्छे से, ईमानदारी से, खुशी के साथ कर रहे होंगे। ठीक है सर, तो करते हैं आज का शुरू, आज का सेशन। माई सेल्फ मिस्टर अमित कुमार, बॉटनी बाबा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। है ना सर, आज का टॉपिक रहेगा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट, एंड हैविंग ए कनेक्शन विद क्लास 11th बायोमोलिक्यूल। है ना सर, मतलब मिक्स एक रहने वाला है, क्योंकि आज हम डील करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के साथ। है ना सर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड नाइट्रोजन बेस्ड डेटॉल। है ना, तो ये आप 11th में जो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है उसमें भी आता है और 12th में मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी इसका लिंक बनता है ना सर। तो करते हैं सर मुस्कुराहट के साथ स्टार्ट। ठीक है, सो जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम्स हैं, कलरफुल डायग्राम्स हैं। ठीक है, चलिए सर, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड न्यूक्लिक एसिड, इस पर थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। है ना सर, उसमें पहले इनहेरिटेंस क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस। तो सिंपल सी बात है ना। आप देखते हैं कि जो करेक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे कुछ फीचर या किसी भी बेबी के कुछ फीचर उसके पेरेंट्स से मिलते हैं, मम्मी से मिलते हैं, पापा से मिलते हैं, मम्मी के साइड में नाना नानी से मिलते हैं, या मतलब आंटी से, मौसी से मिलते हैं, या कुछ करेक्टर फादर या फादर की साइड के जो रहते हैं, चाचा ताऊ, इन सब से मिलते हैं। तो मतलब बात यह है कि करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, उसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, अब सर देखो, थोड़ा सा कनेक्शन बनाइएगा जेनेटिक्स के पहले चैप्टर से। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में एक टर्म आया था क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। है ना, कि मतलब इनहेरिटेंस होने में क्रोमोजोम का क्या बेसिस है ना। तो हमको पता चल गया कि भाई क्रोमोजोम कुछ होते हैं, उन पे जीन्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जो मेंडल साहब ने बताए थे, और वो क्रोमोजोम हैं वो स्ट्रक्चर सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, जो करेक्टर्स को, जीन्स को, फैक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है। ठीक है सर, अब ये तो एक गेम है सर, साइंटिस्टों ने पता लगा लिया कि भैया क्रोमोजोम्स पे कुछ तो होता है, फैक्टर जो मेंडल साहब ने बताया था वो क्रोमोजोम पे होता है। तो उस अब सॉरी, अब नेक्स्ट लेवल का गेम ओपन हो गया, नेक्स्ट लेवल का चैलेंज आ गया कि यार क्रोमोजोम पे कौन होता है ना भाई। क्रोमोजोम जो है वो तो यार डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब साइंटिस्टों को में यार इस क्रोमोजोम पे कौन है, विच मॉलिक्यूल इज एक्चुअली डूइंग द इनहेरिटेंस। है ना, विच मॉलिक्यूल ऑफ क्रोमोजोम इज डूइंग द इनहेरिटेंस, के जो फैक्टर है, जो जीन है मेंडल साहब का, वो एक्चुअली कौन सा मॉलिक्यूल, ये तो पता चलेगा इस क्रोमोजोम पे है, बट इस क्रोमोजोम में कौन है, विच मॉलिक्यूल इज दैट वन, विच बायोमोलिक्यूल इज दैट वन। सर उसी का आंसर देती है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में उसका आंसर आता है ना। तो हालांकि आज हमको पता चल चुका, काफ़ी सारी रिसर्च हुई, ये हुआ वो हुआ, है ना, वो सब हम पढ़ते हैं, अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, कि डीएनए इज द जीन और फैक्टर, और यू कैन से जेनेटिक मटीरियल। ठीक है सर, हाँ। तो अब डीएनए एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है, तो आज हम न्यूक्लिक एसिड से डील करने वाले हैं। ठीक है सर, तो इस पर मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं सर। न्यूक्लिक एसिड, जैसा कि नाम बता रहा है, टर्म बता रही है, न्यूक्लिक एसिड मीन्स टू से एसिड और एसिडिक सब्सटेंस विच इज फाउंड इन और प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। अब आप बोले सर वो प्रोकैरियोटिक में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता है ना, फॉल्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड उसको कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड आर दोज सब्सटेंस, और यू कैन से दैट मॉलिक्यूल ऑफ सेल विच इज एसिडिक एंड फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। है ना सर, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई एक ऐसा एसिड है जो न्यूक्लियस में मिलता है, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो ये एफ मीस्चर ने डिस्कवर किया था। एफ मीस्चर, ठीक है सर, एफ मीस्चर ने इसको डिस्कवर किया था, है ना सर। और एफ मीस्चर ने जब इसको डिस्कवर किया, उन्हें खुद नहीं पता था कि ये आगे चल के डीएनए प्रूफ होने वाला है, या यही जो है सारी जो माया चल रही है लिविंग वर्ल्ड के अंदर, उसका सूत्रधार
साबित होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो उनको खुद को नहीं पता था कि जो मेंडल साहब लगे पड़े हैं कि भैया फैक्टर होता है, कुछ तो होता है, कि यही मेरा जो न्यूक्लिक एसिड मैंने डिस्कवर किया है यही फैक्टर है, यही डीएनए है, यही सर्वे सर्वा है, यही बॉस है, यही आत्मा है ना, यही जीवन का सूत्रधार है, यही केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ना सर। तो उन्होंने तो बस न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किया कि देयर इज ए एसिड, है ना, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है ना। 1862 के आसपास डिस्कवर किया था इन्होंने, राइट। उसके बाद में प्रूफ हुआ कि जो न्यूक्लिक एसिड धीरे धीरे कालांतर में जैसे जैसे समय गुजरा तो पता चला एसिड दो तरह के होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, उसी को आज हम डील करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सर, है ना, अल्टमान ने बाद में टर्म दिया था न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इन्होंने तो न्यूक्लिन बोला था, इन्होंने एफ मीचर साहब ने क्या बोला था, न्यूक्लिन बोला था, न्यूक्लिन, है ना। ये सारे जो पॉइंट हैं कि किसने क्या टर्म कॉइंड किया, ये सिर्फ वही क्वेश्चन आएगा नीट में जो एनसीईआरटी में होगा, अदर देन कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। इन्होंने न्यूक्लिन टर्म दिया, न्यूक्लिक एसिड जो टर्म कॉइंड किया गया था वो किया था अल्टमान भाई साहब ने, किन्होंने किया था, अल्टमान भाई साहब ने, ठीक है सर। चलिए अब सर देखो, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड अगर हम बात करें तो दो तरह के होते हैं, ठीक है। इस पे हम आएंगे, एक है डीएनए और एक है आरएनए, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म यू नो वेरी वेल, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना सर, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, राइट सर, डीएनए, है ना सर, इस तरह से। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा या क्या होता है, एज यू नो वेरी वेल, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है सर, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है, वो न्यूक्लिक एसिड है जो जीन्स की तरह काम करता है, जो कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है। सर एक पॉइंट सुनिए मजे की बात, सर पहला जो न्यूक्लिक एसिड इस संसार में आया था या इस लिविंग वर्ल्ड में आया था जब इवोल्यूशन चल रहा था, आप इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, कि जब केमिकल इवोल्यूशन चल रहा था, पहले इस धरती पे केमिकल्स बने, सिंपल मॉलिक्यूल बने, फिर थोड़े से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, फिर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, है ना सर। कीमोजेनी जिसको हम आप कहते हैं ना, इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, पहली सेल बनने से पहले की कहानी, ठीक है। तो तब पहला जो न्यूक्लिक एसिड बना था इस धरती पे वो कौन था, वो आरएनए था। और सर सेल आने से पहले कुछ प्री सेल स्ट्रक्चर आई थी, है ना, प्रोबायोंट वगैरह, प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर आप उनको कहेंगे, ठीक है। तो वायरस और पहले, मतलब वायरस आ गया था, मतलब सेल से पहले वायरस आ गया था। तो जो पहला वायरस था सर उसने, अब आपको पता है कोरोना की वजह से वायरस के बारे में काफ़ी पता है कि वायरस में क्या होता है, प्रोटीन कोड होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है। तो पहले वायरस में जो था वो आरएनए जेनेटिक मटीरियल था, यानी कि पहला जेनेटिक मटीरियल आरएनए था। पर जैसे से इवोल्यूशन हुआ, कीमोजेनी हुई, पहली सेल आई, सर किसी भी सेल ने आरएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल यूज नहीं किया। डीएनए इवॉल्व हुआ साइमल्टेनियसली, आरएनए से डीएनए बना, डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल जॉब पे रखा गया, सेल सिस्टम ने डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल अडॉप्ट किया, है ना। ऐसा क्यों किया ये हम आने वाले लेक्चर में पता करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। चलिए सर, तो जो 5 किंगडम है ना सर, जिनमें जो 5 किंगडम पढ़ते हैं विटेकर वाले, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, उन 5 में सेल्स जो हैं सभी में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए जो है वो बाकी के काम करता है, जैसे मैसेंजर आरएनए की तरह काम करता है, टीआरएनए अडॉप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, थोड़ा बहुत एंजाइम की तरह भी काम कर लेता है, ठीक है। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। आज हम ये नहीं डिस्कस करने वाले कि डीएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल है या कैसे डिस्कवर हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जो कि
11th के बायोमोलिक्यूल से कनेक्ट होता है। ठीक है सर, तो ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हो गए। अब सर देखो ये नाम कैसे आया, क्यों आया, ये अभी आपको क्लियर होने वाला है। अब सर देखो न्यूक्लिक एसिड जैसा कि मैंने बताया ये पॉलीमर्स हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर्स हैं, है ना, बायोमोलिक्यूल में हम पढ़ते हैं ये है पॉलीमर, और ये काफ़ी बड़े पॉलीमर है सर, ह्यूज पॉलीमर है, मैक्रो पॉलीमर है ये। ठीक है, ये किसके पॉलीमर है, ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड के। किसके पॉलीमर है सर, ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड के। अब सर ये क्या होता है, यही सीखने आए हैं न्यूक्लियोटाइड, आज हम यही सीखने वाले हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हैं। अब सुनिए सर, न्यूक्लियोटाइड अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मतलब न्यूक्लियोटाइड इज मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और यू कैन से न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइट सर। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड जो है वो समझिएगा, इफ़ यू डू द, देखो अभी पॉलीमराइजेशन का क्या रूल है, जैसे आप समझिएगा मोनोसैकेराइड पॉलीमराइज होके पॉलीसैकेराइड बनते हैं, पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलाइसिस कर दो तो या डाइजेशन कर दो तो मोनोसैकेराइड बनते हैं। तो मतलब हम समझ सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसैकेराइड वो कंडेंसेशन से बनते हैं मोनोमर के, राइट सर। सर मज़ा नहीं आया, टिपिकल हो गया सर कहने का मतलब क्या है, जैसे सिंपल समझते हैं, जैसे कहना चाहिए कि ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बनता है ना, यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ते जाएंगे, लंबी सी जो चेन बनाएंगे उसको ग्लाइकोजन कहते हैं। तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर हो गया, राइट, और ग्लूकोज ग्लाइकोजन का मोनोमर हो गया। तो इसी तरह से सपोज करो ये एक मतलब दिस इज वन, समझ लीजिए दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यानी कि न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप न्यूक्लिक एसिड से, किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का, और न्यूक्लियोटाइड खुद अपने आप में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो होने क्या वाला है, मैं यहाँ पे आपको दोबारा से लिखता हूँ, जस्ट सेकेंड, देखो होने ये वाला है कि यहाँ से देखो न्यूक्लिक एसिड, इफ यू विल डू हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड तो आप क्या पाने वाले हैं, HOH का मतलब है वाटर। ठीक है सर, यू विल गेट न्यूक्लियोटाइड्स, आपको क्या मिलने वाला है, न्यूक्लियोटाइड मिलने वाले हैं। न्यूक्लियोटाइड की फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलने वाला है, देखिएगा सर, न्यूक्लियोटाइड की फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको मिलेगा न्यूक्लियोसाइड। अब सर ये एक और नया चीज आ गया, यस, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट, है ना, फॉस्फेट आपको मिलने वाला है ना। ये मैंने आयन फॉर्म में नहीं लिखा, मतलब फॉस्फेट मिलने वाला है। ठीक है, अब सर अगर इसकी और फर्दर हाइड्रोलाइसिस करें तब आपको क्या मिलने वाला है, तब आपको मिलने वाला है नंबर 1 पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। सर आप नंबर क्यों डाल रहे हो, अभी पता चल जाएगा नंबर क्यों डाल रहे हैं। ठीक है, तो सर ये 3 चीज हैं जो मेनली आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। These 3 moiety or you can say chemical or molecule together form what? Nucleotides. And nucleotides after polymerization form what? Nucleic acid. Okay sir? Yes. This is the case. Right? तो अब सुनिए सर, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, पेंटोज शुगर, फिर हम नाइट्रोजन, नंबर जो डाला है उसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे, तब हमको समझेगा न्यूक्लियोटाइड क्या है और फिर उसके पॉलीमराइजेशन से कैसे
न्यूक्लिक एसिड या आरएनए डीएनए बनते हैं। ठीक है सर। देखो सर, पेंटोज शुगर, जैसा कि नाम बता रहा है, ठीक, आप समझते रहिएगा, है ना, जैसा कि नाम बता रहा है पेंटोज शुगर, है ना। पेंटोज शुगर का मतलब है शुगर मीन्स टू से मोनोसेकेराइड जिसमें 5 कार्बन है, 5 कार्बन की शुगर है ये। ठीक है सर, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, पेंटोज शुगर कह रहे हैं। अब देखो सर, ये जो पेंटोज शुगर है ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर या न्यूक्लियोसाइड के अंदर या न्यूक्लिक एसिड के अंदर 2 में से कोई एक हो सकती है। कौन सी 2? अभी लिखने वाला हूं। ठीक है, एक है राइबोज शुगर, राइट सर, और पहले मैं इसको बनाता हूं, देखिए सर, ये जो कॉर्नर बने हैं दीज आर द कार्बन नंबर। कौन से कॉर्नर सर? देखिए सर, ये दिस इज कार्बन नंबर 1, लेट मी चूज अनदर कलर, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5, दिस इज कार्बन नंबर 5। या ऐसे करते हैं, जस्ट ए सेकेंड, दिस इज कार्बन नंबर, सॉरी, दिस इज कार्बन नंबर 5। ठीक है सर, ये 5 कार्बन है जो आपको ग्रीन डॉट दिखाई दे रहे हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। तो ये 5 कार्बन हो गए। अब सर देखो, इसलिए इसको पेंटोज शुगर बोल दे रहे हैं। ठीक, अब पेंटोज शुगर में से जो राइबोज वाला है, ध्यान से सुनेंगे, उसमें HOH, HOH, HOH और इधर H और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2OH। ठीक है सर, दिस 5th नंबर इज विद कार्बन, दिस इज ऑल्सो CH2OH। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा C5H10O5। ठीक है, जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल में, देन वी विल एक्सप्लेन इन द डिटेल कि ये फॉर्मूला हाउ इट इज़ कैसे आया है। ठीक है, देखिए सर, तो ये हो गया आपका राइबोज शुगर, है ना सर। ध्यान से सुनिए सर, इसको मैं थोड़ा इधर लाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, एंड आई विल मेक ए कॉपी ऑल्सो। ठीक, लेट मी डू वन थिंग नाउ, अनदर टाइप ऑफ शुगर। सर देखो, मैंने क्या बोला, राइबोज शुगर, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोसाइड में शुगर जो है वो 5 कार्बन की शुगर, जो पेंटोज शुगर है वो या तो राइबोज शुगर हो सकती है, 2 में से कोई एक हो सकती है, या तो राइबोज शुगर होगी या जो मैं अब लिखने वाला हूं डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी। कौन सी होगी? डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी। सर ये क्या है? डीऑक्सी मतलब, डी मतलब विदाउट ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, मतलब ये बिना ऑक्सीजन की शुगर होगी। सर मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑक्सीजन ही नहीं होगी, बट हाँ एक ऑक्सीजन कम होगा। किसके कंपेयर में? राइबोज के कंपेयर में। सर कौन सा वाला कम होगा? सर ये वाला कम होगा, ये वाला। मतलब आप ध्यान से देखिए, मतलब ये कि यहाँ पे दूसरे कार्बन पर राइबोज शुगर में क्या है? OH है। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यू कैन सी क्लियरली कि राइबोज शुगर में सेकंड नंबर कार्बन पर क्या प्रेजेंट है? OH प्रेजेंट है। यस सर, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक, जबकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? H प्रेजेंट है, यानी कि इसमें एक कार्बन कंपेयर टू द राइबोज शुगर कम है। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो इसका अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा? C5H10O4, C5H10O4 बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब सुनिए सर आप मज़ेदार बात, ठीक है, इसका नाम क्या होगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर। सर अब सुनिए, अगर ध्यान से सुनिएगा सर, अगर राइबोज शुगर है,
पेंटोज शुगर कौन से फॉर्म में है, राइबोज शुगर है, ठीक है। इफ दिस पेंटोज शुगर इज राइबोज शुगर, विच वन, राइबोज, देन न्यूक्लियोसाइड विल कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियोसाइड, देन न्यूक्लियोटाइड विल कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोटाइड, देन न्यूक्लिक एसिड विल कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड, मीन्स टू से आरएनए, मीन्स टू से आरएनए, ठीक है। फिर से शुरू करते हैं सर, सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा सर। इफ दिस पेंटोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइट सर, मतलब ये बिना ऑक्सीजन वाली सेकंड नंबर कार्बन पे, अगर ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर नाइट्रोजन बेस मिल के जो न्यूक्लियोसाइड बनाएगा वो क्या कहलाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। फिर वो फॉस्फेट के साथ मिलके क्या बनाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और फिर उससे जो न्यूक्लिक एसिड बनेगा वो क्या बनेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मीन्स टू से डीएनए, राइट सर। हाँ, ठोको ताली, ठीक है सर। तो डीएनए और आरएनए में जो पहला डिफरेंस है वो क्या है, ये मतलब एक मेजर डिफरेंस है, वो क्या है, वो है शुगर का, पेंटोज शुगर का, है ना। एक में कौन सी शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है, और एक में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। आरएनए में राइबोज शुगर होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, ठीक है सर, यस। अब सुनिए सर, तो पहला पॉइंट हमारा हो गया पेंटोज शुगर क्लियर। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस की। फॉस्फेट में तो देखो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। फॉस्फेट मैं विदाउट आयनिक फॉर्म वाला बना रहा हूँ, ठीक है। हालांकि जब हम न्यूक्लिक एसिड में जोड़ते हैं या सेल सिस्टम में पढ़ते हैं, या आप ऐसे कह लीजिए एक्वस सॉल्यूशन में पढ़ते हैं, तो ये एसिडिक आयनिक फॉर्म में रहता है ना सर। PO4 -3, यू नो बेटर देन मी, ठीक है सर। 1 2 3 ये जो H है ये डोनेट हो जाते हैं तो PO4 -3 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस सर, दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस क्लास, ठीक है, ये मेन कंपोनेंट है। फिर हम उसके बाद सीखेंगे कि कैसे ये न्यूक्लियोटाइड बन के फिर आगे कहानी बढ़ती है, ठीक है सर। देखिए सर, नाइट्रोजन बेस, नाराज हो गया, सर देखो नाइट्रोजन बेस समझिए सर, ध्यान से सुनिएगा सर। सर नाइट्रोजन बेस एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है जी, एरोमेटिक हो गया, राइट। एरोमेटिक मतलब जो वॉलेटाइल होते हैं, खुशबूदार होते हैं, ठीक है। ये सब छोड़ो सर, नाइट्रोजन बेस एक्चुअली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। सर मज़ा नहीं आया, देखिए सर, नाइट्रोजन बेस क्या है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड है जिनमें नाइट्रोजन होती है। देखो सर, दीज आर हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड हैं ये जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, राइट। और हेट्रोसाइक्लिक मतलब साइकिल है, साइकिल में क्या है, कार्बन की साइकिल है और बीच में नाइट्रोजन है, तो ऐसे कंपाउंड हो गए हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है। देखिए सर, अभी आपको समझेगा। अब जो नाइट्रोजन बेस हैं वो हमारे दो कैटेगरी के हैं, एक है प्यूरीन और एक है पिरिमिडीन। मतलब एक जो क्लास है वो प्यूरीन है, सर ये प्यूरीन क्या है अभी समझ में आ जाएगा, और दूसरी जो क्लास है वो क्या है, वो है पिरिमिडीन, ठीक है सर। तो दो ग्रुप हैं नाइट्रोजन बेस के, एक प्यूरीन एक पिरिमिडीन, ठीक है। प्यूरीन जो है वो डबल मेंबर या 2 रिंग कंपाउंड है, क्या है, 2 रिंग कंपाउंड है, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर में 2 रिंग दिखाई देंगी, और पिरिमिडीन जो है वो 1 रिंग कंपाउंड है। देखिए सर, अब हम आपको बना के दिखाते तब अच्छे से समझेगा, ठीक है। देखो, अच्छा 2 रिंग कंपाउंड है ना। पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के बना के दिखाता हूँ। देखो सर, every corner is
कार्बन अनलेस और अनटिल वहाँ पे नाइट्रोजन ना लिखा हो, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा हुआ है, ठीक है। यस सर। ये तो आप देख रहे हो, एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई, ठीक है, और बीच में नाइट्रोजन है ना सर। थोड़ी सी शक्ल बिगड़ गई यार, शक्ल सही कर लेते इसकी, ठीक है। ये यहाँ पे अगर लिखें तो विल बी बेटर, ठीक है सर। हाँ, तो ये आ गया, ये डबल रिंग है सर, ठीक है। और इधर अभी देखो बैलेंसी वगैरह पूरी करेंगे, जस्ट ए सेकेंड, लेट मी ड्रॉ दिस फर्स्ट। पहले हम ये ड्रॉ कर लें, ये नाइट्रोजन आ गया, ये सिंगल रिंग कंपाउंड है, ये डबल रिंग कंपाउंड है, ठीक है। अब आप देखो, देखिए सर ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको बताता हूँ नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग जो है इस तरह से करनी है, 1 2 3, जस्ट अ सेकेंड, 4 5 6, है ना। मतलब इस तरह से करनी है कि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन आए। मतलब आप देखो, ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना, ये हमने किया है, ठीक। तो ये होगी बेटा नंबर। तो आप देख पा रहे होंगे 1 3 7 और 9 पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन आ गया। तो प्यूरीन जो है वो 2 रिंग कंपाउंड है ना, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, जिनमें फर्स्ट 3 और 7 9 पोजीशन पे क्या होता है, नाइट्रोजन होता है ना सर। ये प्यूरीन है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें अभी ना बैलेंसी वगैरह कंप्लीट होंगी, वो बाद में देखेंगे। अब इसमें आ जाओ, इसमें ये पिरिमिडीन है, 1 रिंग कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। इनमें जो नाइट्रोजन है वो आपका आएगा फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे। तो 1 1 2 3 4 5 6, है ना, ये नंबरिंग होगी। अब आप बोलोगे सर इसमें तो एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग की है आपने, इसमें जो है आपने जो है क्लॉकवाइज की है 1 2 3, है ना। तो आप जैसे मर्जी कर लो नंबरिंग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। आप इसमें जो है ऐसे कर सकते हो 1 2 3, है ना सर, जैसे इसमें किया है 1 2 3। बट एक्चुअली क्या है कि एनसीईआरटी में ये वाली नंबरिंग दी हुई है ना, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा तो आपको ये मिलेगी, मोस्टली ये वाली नंबरिंग दिखती है। तो आप मान लीजिए ऐसे कर दो 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 ले आओ, यहाँ 1 लाओ, यहाँ 3 लाओ, और फिर आप स्ट्रक्चर बनाओ, और फिर किसी बुक में देखो अरे सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो उससे बचने का बढ़िया तरीका क्या है कि आप इस नंबरिंग को फॉलो कर लो। अब इसमें क्या करो, इसमें जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, और जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे बैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगेगा। सर बैलेंसी क्या होती है वो सर आप मुझसे ज़्यादा बेटर जानते हैं, और केमिस्ट्री में आप पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड लगा दो सर, पहले एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, जिससे कि कार्बन की बैलेंसी 4 कंप्लीट हो जाए और नाइट्रोजन की 3 कंप्लीट हो जाए, है ना सर। ये अपना मोटो है। अब जहाँ ज़रूरत बचे वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा इस कार्बन पे, ठीक है। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, और इस नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। तो अब आप पाओगे कि ईच एंड एवरी कार्बन और नाइट्रोजन की जो बैलेंसी है, नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 और कार्बन की बैलेंसी 4, वो कंप्लीट है, ठीक है। सेम इसमें कर लो आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट हो वहाँ डबल बॉन्ड लगा के क्या करेंगे आप उसको और हाइड्रोजन लिख के कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ गया, और अब ये यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो सर देखिए, राइट, इनके नंबर वापस से लिख देते हैं। ये था 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबरिंग हो गई, ठीक है। ये सर आपके सामने जो है ये पेरेंट प्यूरिन और पेरेंट पिरिमिडीन, मतलब बेसिक प्यूरिन और बेसिक पिरिमिडीन है ना सर। अब सुनिए सर, वो एडेनिन ग्वानिन क्या होता है, साइटोसिन थाइमिन क्या होता है सर, वो अभी आ रहे, देखो सर। अब देखो समझना आप बात को, ये जो प्यूरिन है, हम जो अपने न्यूक्लिक एसिड में प्यूरिन पढ़ते हैं, दे आर डिराइव्ड प्यूरिन, है ना, या डिराइव्ड का मतलब है कि ये जो बेसिक प्यूरिन है,
इसमें नहीं, ऐसे समझो आप, जैसे सर एडेनिन भी प्यूरिन है ना सर, ग्वानिन भी प्यूरिन है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है, अभी आपको पता चली जाएगा कि इसमें आप साइड ग्रुप क्या जोड़ते हो, है ना, इसमें साइड ग्रुप क्या जोड़ते हो। जैसे ड्राइव्ड प्यूरिन है ना सर, ड्राइव्ड प्यूरिन कौन कौन से हैं? एडेनिन, हाँ सर ये तो हमको आता है, बहुत अच्छी बात है। एडेनिन हो गया, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। तो सर ड्राइव्ड प्यूरिन का ये मतलब है कि जो ऊपर हमने बनाया उसमें आप साइड ग्रुप लगाओगे तो एडेनिन लग जाएगा। जैसे अगर आप जो ऊपर प्यूरिन बनाया है उसमें 6th पोजीशन पे अमीनो लगा दो तो वो क्या बन जाएगा? एडेनिन बन जाएगा, है ना। अभी बना के दिखाएंगे। जैसे ग्वानिन है तो ग्वानिन क्या है? 2 अमीनो 6 ऑक्सीप्यूरिन है, 2 अमीनो 6 ऑक्सीप्यूरिन है, यानी कि उसमें 2nd पोजीशन पे अमीनो लगा दो और 6th पोजीशन पे ऑक्सी वाला ग्रुप लगा दो तो द प्यूरिन यू विल गेट दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी ग्वानिन, वो ग्वानिन होगा, ठीक है सर। तो ये हो गए आपके, अभी हम बना के दिखाएंगे, ठीक है। देखो सर, अब ऐसी प्रीमिडीन में आ जाओ। प्रीमिडीन में हम प्रीमिडीन में पढ़ते हैं कौन कौन से प्रीमिडीन है, कौन कौन से ड्राइव्ड प्रीमिडीन है, यानी कि जो इस पेरेंट प्रीमिडीन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होके बनेगा, थोड़ा सा साइड ग्रुप बन के लगेगा, लग के बनेगा सॉरी, वो कौन है? तो वो आप जानते ही हैं, साइटोसिन, है ना। ड्राइव्ड प्यूरिन कौन? प्रीमिडीन देख लीजिए, तो ड्राइव्ड प्रीमिडीन्स हैं साइटोसिन, है ना सर। तो सर साइटोसिन आ जाइए। साइटोसिन है आपका 4 अमीनो 2 ऑक्सीप्यूरिन सॉरी प्रीमिडीन, ठीक है सर। सर साइटोसिन जो है वो डीएनए आरएनए दोनों में होता है, ठीक है। और अब आते हैं हम नेक्स्ट, यूरासिल या यूरेसिल आप बोल सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे, है ना। यूरेसिल आपसे ये नहीं कहा अगर तुम मुझे यूरेसिल क्यों बोल रहे हो, यूरासिल बोलो, है ना। अपन अपन की मर्जी है, जैसा मर्जी बोलो, कोई कुछ नहीं कहने वाला, ठीक है। बात समझ में आनी चाहिए। सर ये क्या है? ये है 2,4 डाईऑक्सीप्यूरिन सॉरी प्रीमिडीन, 2,4 डाईऑक्सीप्रीमिडीन, ठीक है। फिर आ जाता है थाइमीन। थाइमीन ले लेते हैं सर। अब सर देखो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यूरासिल सिर्फ आरएनए में मिलेगा आपको। किस में मिलेगा? ओनली इन आरएनए, सिर्फ आरएनए के अंदर मिलेगा। थाइमीन आपको सिर्फ डीएनए के अंदर मिलेगा, है ना सर, डीएनए आरएनए में मिलेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे थाइमीन को समझने के 2 तरीके हैं। या तो आप क्या करो, यूरेसिल सीख गए हम बनाना, अभी बना के भी दिखाएंगे, यूरेसिल बनाना सीख गए, ठीक है। अब उसमें 5 पोजीशन पे मिथाइल जोड़ दो, 5 मिथाइल यूरासिल। 5 मिथाइल यूरासिल का मतलब है कि आप जो है क्या बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं सर? थाइमीन बना रहे हैं, ठीक है। और अगर इसको प्रीमिडीन की टर्म में लिखोगे तो क्या बन जाएगा? देखो 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल प्रीमिडीन, है ना। यस सर, ठोको ताली। 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल यूरासिल, ठीक है। ये बन जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा थाइमीन, ठीक है। अब सर देखो, अब हम आपको बना के सिखाते हैं, पहले बनाना सिखाते हैं आपको, ठीक है। एक मैं बनाना सिखाऊंगा, बाकी आप होमवर्क में बनाएंगे, ठीक है, चेक करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे पिक डालूंगा, ठीक। देखो सर, सबसे पहले जैसे एडेनिन हमको बनाना है, क्या बनाना है हमको? एडेनिन। तो एडेनिन या कोई भी न्यूक्लियोटाइड आपको, सॉरी नॉट न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस आपको बनाना है, तो आपको क्या करना होगा? पहले पेरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, है ना। जो मतलब स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन, वो बनाना होगा। मतलब आपको सिर्फ बाहर का ढांचा बनाना होगा, ये वाला ढांचा सर, ये वाला, है ना, जस्ट जिसमें आपको बाहर के ये नाइट्रोजन, सर शकल अच्छी बना लो थोड़ी इसकी, हाँ सर अभी बनाते हैं, सिर्फ ये बना लीजिए सर आप पहले। जी सर बना लिया,
बना लिया। अब नंबरिंग आपको याद ही है, ठीक है। ये है नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 पोजीशन, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8 और 9, ठीक है। इसको सर थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो सर, तो अभी ना डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, कहीं पर भी कोई डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, पहले साइड ग्रुप लगाएंगे सर। हाँ, और साइड ग्रुप क्या है, एडेनिन क्या है, देखो अभी अभी हमने लिखा है, क्या है एडेनिन, 6 अमीनो प्यूरिन है, 6 अमीनो प्यूरिन है। तो सर आप 6th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा दो, ये लग गया सर अमीनो ग्रुप, लग गया अमीनो ग्रुप। अब लगाओ डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन जहाँ लगने हैं, जहाँ लगने होंगे अपने आप पता चल जाएगा, है ना। अब लगाइए सर डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन कहाँ लगने हैं, ठीक है। सो यू विल फाइंड आउट कि ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही रहने वाला है। यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगाना चाहो यहाँ लगा दो, यहाँ लगाओगे तो इस नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिलेगा। और अगर आप इस वाले यहाँ पे लगाओगे, यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे तो इस नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिलेगा। तो बैलेंस ही 3 कंप्लीट करनी है नाइट्रोजन की, ठीक है। बाकी जो बचे उनके लिए क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन का गिफ्ट दे दो, है ना सर। लो सर, लो आप हाइड्रोजन ले लो, आपकी बैलेंस ही 3 रहेगी, आप हाइड्रोजन ले लो, ठीक है। आपकी 3 कंप्लीट है, आपकी 3 कंप्लीट है, आपकी 4 रह रही हैं, लो आप हाइड्रोजन ले लो, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है ना, ईच एंड एवरी चेक कर लीजिए। इसकी 3 हो गई, इसकी 4 हो गई, 3 4 4 4 3 4 3, ठीक है। नाइट्रोजन की 3 होती हैं, कार्बन की 4 होती हैं, तो कंप्लीट हो गई। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने ये क्या है, ये एडेनिन है, ये क्या है, एडेनिन है, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करो, आप ग्वानिन बना लो। सेकंड सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सर आप क्या करोगे, देखो मैं एक बार ये भी बना के दिखा दो। ग्वानिन बना लो आप। तो ग्वानिन का आपको एक तो ये याद आना चाहिए क्या, कि वो उसका मतलब फॉर्मूला क्या है, उसका नाम क्या, पूरा वाला नाम क्या। तो पूरा वाला नाम क्या है, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, है ना, ये उसका नाम है ना। ये देखो 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, तो यहाँ पे लिख लो सर। तो पहले आप ना क्या करोगे, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे सर क्या, पहले ढांचा बनाओ बाहर वाला, है ना, सिर्फ बाहर वाला वो बनाना है, ठीक है सर। बना लेते हैं, चलो सर बनाते हैं, ठीक है। तो बनाया, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन रखी, ठीक है सर। डबल बॉन्ड पहले नहीं लगाएंगे, पहले ग्रुप बनाएंगे फिर डबल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी फिर हाइड्रोजन लगाएंगे। सर ये सीक्वेंस आप अगर फॉलो करेंगे तो यू विल टिप्स पे हो जाएगा सर आपके ये एडेनिन ग्वानिन का साइटोसिन का स्ट्रक्चर, गारंटी है सर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है सर। सर टेक्नोलॉजी का ज़माना है सर। तो सर अब आप देखिए, ठीक है, ये है सेकंड पोजीशन, यहाँ पे क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया, NH2 लगा दिया। ये है 6th पोजीशन, यहाँ पे क्या लगा दिया, ऑक्सी लगा दिया। अब आप बैलेंस ही पूरी कर लो सर, नाइट्रोजन की 3 और हाइड्रोजन की कार्बन की 4। तो आप पाओगे कि यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड लगाने से कार्बन नंबर 4 और 5 दोनों की बैलेंस ही पूरी हो जाती है, ठीक है। ये एक डबल बॉन्ड आप देखो यहाँ नहीं लगा सकते सर आप डबल बॉन्ड, क्योंकि इससे इस 6th नंबर कार्बन की बैलेंसी डिस्टर्ब हो जा रही है, 5 हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ आप नहीं लगा पाओगे, राइट सर। चलो तो यहाँ भी नहीं लगा पाओगे तो कहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो सर आप, यहाँ लगा देंगे। इस नाइट्रोजन की नंबर 1 पोजीशन का जो नाइट्रोजन है उसकी बैलेंसी 3 कंप्लीट हो गई। इस वाले नाइट्रोजन की कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि यहाँ भी डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, यहाँ भी नहीं लगा सकते, है ना। क्यों नहीं लगा सकते, नहीं तो बैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, यू नो वेरी वेल। नाइट्रोजन की 3 कंप्लीट करनी होती है और कार्बन की 4, ठीक है। अब यहाँ का तो वही सीन है, यहाँ लगाओगे तो इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा और यहाँ कार्बन को तो मिलना ही है, ठीक है। तो ये है आपके सामने रेडी ताज़ा तरीन एकदम ग्वानिन, है ना सर, एकदम मस्त वाला ग्वानिन। गेटिंग माई पॉइंट, यस सर।
ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे प्रीमिडीन, ये एडेनिन ग्वानिन हो गए सर, ये हमने क्या बना लिए, ये हमने बना लिए आप देख सकते हो एडेनिन और ग्वानिन हमने बना लिए, ठीक है। अब हम बनाएंगे, यानी कि हमने मतलब कि प्यूरिन बना लिए, अब हम बनाएंगे प्रीमिडीन, ठीक है। तो प्रीमिडीन बनाते हैं सर, प्रीमिडीन बनाना सीखते हैं, है ना। एक मैं यहीं पे बनाऊंगा, बाकी आप सेल्फ स्टडी में बनाएंगे। जैसे मैं साइटोसिन लेता हूँ, साइटोसिन, तो साइटोसिन क्या है सर, 4 अमीनो 2 ऑक्सी प्रीमिडीन, ये रहा देखो 4 अमीनो 2 ऑक्सी प्रीमिडीन। तो सबसे पहले आप बाहर का एक्सोस्केलेटन बनाइए सर आप, है ना। सबसे पहले क्या करिए, बाहर का एक्सोस्केलेटन, बाहर का ढांचा बनाइए सर आप, है ना। तो नंबर 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन, नंबर 3 ये, सर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं बढ़िया करके, ड्राइंग में थोड़ा मामला ढीला है, ठीक है। देखिए सर ये हो गया। अब अच्छा सॉरी, ये कार्बन, यहाँ कार्बन आना है सर, इसे मिलाओ, यस सर मिलाते हैं, या ठीक है। तो सर देखो इसमें नंबरिंग दे दो आप, ठीक है। तो नंबरिंग आप देंगे तो 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ 1 2 3 4 5 6, है ना। ये क्लॉक वाइज नंबरिंग इसमें की गई है। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो मैं ग्रीन कलर से लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने अंदर लिखा है ग्रीन कलर से लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज लिखा है। जैसी नंबरिंग हमने प्यूरिन्स में की है ना, जैसी नंबरिंग हमने किस में की है, प्यूरिन्स में की है। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट क्या है कि वो थोड़ा मिसमैच हो जाएगा। मोस्टली बुक में उसी को फॉलो किया गया, हमारी एनसीईआरटी में इसे फॉलो किया गया सर, सीधी बात, नो बकवास, हमें बाकी किताबों से मतलब नहीं है, ठीक है ना। दिस इज द मेन थिंग, राइट। तो हम ग्रीन वाले को हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप साइड ग्रुप लगाओगे। तो साइटोसिन में सर क्या साइड ग्रुप लगना है, 4 पे अमीनो लगना है, यहाँ पे अमीनो लगा दो। अमीनो का मतलब है NH2, और सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी लगा दो, ठीक है। अब बाकी का क्या काम बचा, बैलेंसी पूरी करने का, तो बैलेंसी पूरी कर दो, ठीक है सर। बैलेंसी पूरी करने के लिए एक डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है बच्चों। अब देखो इस कार्बन की 3 हो रही हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, ठीक है। जहाँ नीड बढ़े वहाँ पे हाइड्रोजन टिका दो, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन टिका दो, यहाँ पे हाइड्रोजन टिका दो, ये हो गया बेहतरीन सा साइटोसिन तैयार, ठीक है सर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट। चलो सर अब देखो ये बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, एक बढ़िया सा डायग्राम, ठीक। ये है आपका दिस वन, एक सुंदर सा डायग्राम है, यू कैन सी हेयर, ठीक है सर, यू कैन सी हेयर। और इसमें बढ़िया से एकदम मस्त करके ये देखिए सर, प्रीमिडीन नंबरिंग देखिए आप, है ना। नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 ओ, ये क्लॉकवाइज ऐसे दिया हुआ है, और ये देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया। मतलब मैं एक हिंट याद रखने का तरीका बताता हूँ सर। आप क्या कीजिए, आपने बस ये ध्यान में रख लीजिए कि जो प्यूरिन में डबल रिंग है ना सर, डबल रिंग है, तो जहाँ पे ये वाली रिंग है, पहले वाली 6 मेंबर रिंग, और ये दूसरी वाली 3 मेंबर रिंग है ना। तो ये जो जहाँ पे एट द सेंटर, जहाँ पे मतलब जुड़ रही है, एक दूसरे से अटैच है ना, यानी कि कहाँ पे अटैच है सर, इस कहाँ पे अटैच है, इस वाले पॉइंट पे, यानी कि इस कार्बन पे और इस कार्बन पे। इसको 4 और 5 नंबरिंग देनी है ना, इसको 4 और 5 देनी है। तो आप इसी तरह से दे पाओगे, इधर से चलोगे तो यहाँ पे आप 5 6 दोगे, ठीक है। तो खैर जैसे आप याद रख सकें, तो देखिए सर ये है यूरासिल, है ना। यूरासिल देखिए, यूरासिल देखिए सर आप, सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी, 4th पोजीशन पे ऑक्सी, ठीक है ना सर। और थाइमिन देखिए सर आप, सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी, 4th पोजीशन पे ऑक्सी, और 5th पोजीशन पे मिथाइल, है ना। तो थाइमिन को आप 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं सर। आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है सर, कहाँ पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है 5 मिथाइल यूरासिल। हाँ, इसलिए आपको याद होने चाहिए सारे 6 के 6 न्यूक्लियोटाइड का
केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्मूला, है ना, क्योंकि दिया हुआ है सर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका साइटोसिन 2 ऑक्सी 4 अमीनो या 4 अमीनो 2 ऑक्सी। ये देखो ये दोनों में मिलेगा, बोथ डीएनए एंड आरएनए। ये किस में मिलेगा सर? दोनों, डीएनए आरएनए दोनों में मिलेगा। ठीक, और ये थायमिन सिर्फ डीएनए में मिलेगा। थायमिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा? डीएनए में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीनों कंपोनेंट। ठीक है सर, नाइट्रोजन बेस मैं थोड़ा समअप कर देता हूँ। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि न्यूक्लिक एसिड, है ना, जेनेटिक का सेकंड चैप्टर जो है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना सर, उसको हम डील कर रहे हैं। और इसमें जो ये पोर्शन है न्यूक्लिक एसिड, ये बायोमॉलिक्यूल 11th का आपका रिवीजन होगा, है ना सर। जो 11th के बच्चे हैं वो एकदम फ्रेश तरीके से इसको सीख सकते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, है ना सर। न्यूक्लिक एसिड जो डिस्कवर किया था एफ मीशर ने डिस्कवर किया था, है ना सर। और उन्हें खुद नहीं पता था कि जो वो डिस्कवर कर रहे हैं वो एक बहुत ही बड़ा मतलब करिश्माई मॉलिक्यूल है, यही है, इसी से दुनिया चलती है, इसे ही जो है धार्मिक ग्रंथों में आत्मा इसी को लिखा होता है सर। अगर आप पाएँ कहीं ना कहीं तो डीएनए ही आत्मा है सर, शरीर की मतलब सेल की सोल है सर डीएनए। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, ये बताया मैंने, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए, है ना। फिर पता चला कि न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ठीक है सर, फिर न्यूक्लियोटाइड का पता चला कि न्यूक्लियोटाइड जो है हाइड्रोलाइसिस करने पे 3 कंपोनेंट देता है ना, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। ठीक है, पेंटोस शुगर हमने बताया कि भाई 5 कार्बन की शुगर होती है, इसलिए उसे पेंटोज कहते हैं। अब पेंटोस शुगर या तो कहना चाहिए कि राइबोज शुगर हो सकती है, जो कि ये है आपके सामने C5H10O5, इसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, राइट। या फिर सेकंड नंबर कार्बन पे यानी कि 2 प्राइम, इसको प्राइम भी बोलते हैं, है ना। तो सेकंड नंबर कार्बन पे, है ना, क्या है, यहाँ पे OH है तो ये राइबोज है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ H है तो डीऑक्सीराइबोज है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला C5H10O4 हो जाता है ना। तो मैंने आपको बताया कि अगर राइबोज शुगर है तो क्या होगा? तो सर न्यूक्लियोसाइड क्या बनेगा? राइबो न्यूक्लियोसाइड। और राइबो न्यूक्लियोसाइड बनेगा तो न्यूक्लियोटाइड क्या बनेगा? राइबो न्यूक्लियोटाइड। और राइबो न्यूक्लियोटाइड होगा तो न्यूक्लिक एसिड क्या बनेगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए, है ना सर। अब इसी तरह से अगर पेंटोस शुगर है डीऑक्सीराइबोज, है ना सर, ये वाली डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो न्यूक्लियोसाइड क्या बनेगी, है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। तो उस हिसाब से न्यूक्लियोटाइड क्या बनेगी? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। फिर उस हिसाब से न्यूक्लिक एसिड क्या बनेगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको मतलब नाइट्रोजन बेस की स्ट्रक्चर बताई। ठीक है, ये हमने बताया। अब सर ये सब मिलके न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं, है ना, और फिर उससे कहना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है ना, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में, है ना, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं सर, है ना। तब तक के लिए मुस्कुराहट के साथ वेरी वेरी थैंक यू, धन्यवाद, है ना, वीडियो देखने के लिए। बी मोटिवेटेड, बी हैप्पी वट एवर द सिचुएशन, है ना, एज़ यूजुअल जैसा कि मैं कहता हूँ, खुश रहिए सर। आप खुश रहेंगे तो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है सर, हाँ, मतलब अंदर अच्छे वाले केमिकल्स आएंगे सर। ज़बरदस्ती खुश रहना सर, मैंने वीडियो बनाया उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है सर, मिलते हैं नई वीडियो में पार्ट 2 में, है ना, जहाँ पे हम जानेंगे आगे का सेक्शन कि कैसे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, फिर कैसे पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर आता है। ठीक है सर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, है ना, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय।